हाँ बच्चों देखो, पिछली क्लास तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा मैथमेटिकली स्टडी कर लिया था। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन थे वो सब हमने कर लिए थे, ठीक। लेकिन देखो, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसको पढ़ते हैं, ठीक। देखो, अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है तो उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज कर सकते हैं, यानी ये दिमाग में आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है तो बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपली धातु की कोई सतह लेते हैं, उस पर प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो कई लोग ये सोचते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इतना मामूली सेटअप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस सिंपल सेटअप का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल कमियां हैं। ये पहली प्रैक्टिकल कमी तो ये है कि निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन लड्डू थोड़ी है जो निकलता हुआ दिखेगा। ध्यान रखना कि निकलते हुए इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है। मतलब इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को हम प्रैक्टिकली नहीं माप पाएंगे, ठीक। दूसरी एक और कमी होती है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चारों ओर बिखर जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करके फोटो करंट मापना वो भी प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा। और तीसरी एक और प्रैक्टिकल कमी होती है। तो तीसरी कमी ये होती है कि धातु की सतह पर लगातार प्रकाश गिराएंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो ये धातु की सतह पर लगातार प्रकाश गिराएंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और तुम बताओ कि धातु की सतह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी मतलब धातु की सतह पर पॉजिटिव आवेश आता जाएगा। और ध्यान रखना कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धातु की सतह पर इतना ज्यादा पॉजिटिव आवेश आ जाएगा कि इस पॉजिटिव प्लेट के आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएंगे, बाहर निकलने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन इस पॉजिटिव प्लेट के आकर्षण के कारण घूम करके वापस प्लेट में ही समा जाएंगे। जहां से निकले थे वापस वहीं समा जाएंगे। मतलब प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बस ये कुछ प्रैक्टिकल कमियां हैं। देखो, इन प्रैक्टिकल कमियों को दूर करने के लिए हम मेन सिस्टम तो वही यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जमाते हैं। और ये जो सेटअप होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलते हैं। तो चलो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो, शायद ये चित्र देखते ही तुमको पता चल गया होगा कि इस सेटअप में मेन पार्ट तो वही है। फोटो देखते ही पता चल गया होगा कि मेन पार्ट तो वही है कि कोई धातु की सतह लेते हैं और उस पर पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें मेन पार्ट तो वही होता है। ये मतलब सिंपली हम सीजियम जैसे किसी फोटो सेंसिटिव धातु की सतह लेते हैं, है ना। वही सीजियम जैसे किसी फोटो सेंसिटिव धातु की सतह लेते हैं जिसका कार्यफलन साई मान लेते हैं और उस पर पर्याप्त ऊर्जा का एक कणी प्रकाश गिराते हैं। और हम सभी समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, जिसमें एक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच नी होगी। तो हमको अच्छे से पता है ना, हमको अच्छे पता है कि धातु की सतह पर पर्याप्त ऊर्जा का एक कणी प्रकाश गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा एच न्यू माइनस साई होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा उससे कम होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और कम होगी। और ऐसे ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा टेंड्स टू जीरो होगी। मतलब कंफर्म बोल सकते हैं
है ना। हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी गति ऊर्जा h न्यू माइनस साई से लेकर 0 के बीच रेंडमली कुछ भी हो सकती है। ठीक। अब ध्यान रखना कि ये वाली जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है या इमिट कर रही है, इसलिए इस प्लेट को उत्सर्जक प्लेट बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है इसलिए इसको उत्सर्जक प्लेट बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको इमिटर प्लेट बोलते हैं, है ना। तो ये तो हमने देख लिया। ठीक, अब ध्यान रखना तो कि ये वाली जो प्लेट है वो तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है इसलिए उत्सर्जक प्लेट या इमिटर प्लेट बोलते हैं, लेकिन हम इसके सामने धातु की एक और प्लेट रख देते हैं। और ध्यान रखना ये जो सामने वाली ये वाली जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करती है या कैच करती है, इसलिए इस प्लेट को संग्राहक प्लेट या कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, है ना। तो तुम ध्यान रखना अच्छे से। ठीक, आगे अच्छे ध्यान रखना कि ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या इमिटर कर सॉरी ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या इमिट करती है, इसलिए इस प्लेट को उत्सर्जक प्लेट या इमिटर प्लेट, और सामने वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करती है इसलिए इसको संग्राहक प्लेट या इंग्लिश में कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। ठीक, तो अपनी फिजिक्स में तो यही नाम यूज होते हैं, किसको उत्सर्जक मतलब इमिटर और इसको संग्राहक मतलब कलेक्टर। फिजिक्स में तो यही नाम यूज होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इस इमिटर प्लेट को कैथोड प्लेट बोलते हैं और इस कलेक्टर प्लेट को एनोड प्लेट बोलते हैं। तो इसका नाम ये एनोड और कैथोड कैसे रखा वो तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन तुम इसको जुगाड़ से याद रखना। ठीक, तुम ऐसे ध्यान रखना कि ई का मतलब होता है सी और सी का मतलब होता है ई, है ना। तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखना, तुम ऐसे ध्यान रखना कि ई का मतलब होता है सी और सी का मतलब होता है ई, जिसका मीनिंग ये हो गया। ई का मतलब सी मतलब इमिटर प्लेट को कैथोड प्लेट बोलते हैं, और सी का मतलब होता है ई, इसका मीनिंग है कि कलेक्टर प्लेट को एनोड प्लेट बोलते हैं। तो बस बहुत ज्यादा ये नाम क्यों रखा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम जुगाड़ से याद रखना। ई का मतलब होता है सी और सी का मतलब होता है ई। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इमिटर का मतलब होता है कैथोड प्लेट और कलेक्टर प्लेट का मतलब होता है एनोड प्लेट। इसको ऐसे जुगाड़ से याद रखना। हाँ बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया कि ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है इसलिए उत्सर्जक, और सामने वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को कैच करती है या संग्रहित करती है इसलिए इसको संग्राहक, ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हम ये करते हैं कि इन दोनों प्लेटों या इस पूरे सिस्टम को हम किसी वैक्यूम ट्यूब में बंद कर देते हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन लीक नहीं हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए इस पूरे सिस्टम को हम वैक्यूम ट्यूब में बंद कर देते हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज ये होती है ना, सबसे मेन काम ये करते हैं कि हम इस संग्राहक प्लेट और उत्सर्जक प्लेट दोनों को सर्किट से जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना ये सबसे मेन चीज ये करते हैं कि हम इस कलेक्टर और इमिटर प्लेट दोनों को वायर से या सर्किट से जोड़ देते हैं। और देखो सर्किट से जोड़ने से ये फायदा होगा कि उत्सर्जक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर संग्राहक प्लेट तक पहुंचा तो सर्किट के माध्यम से घूम करके उत्सर्जक प्लेट में वापस चला जाएगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले उसकी रिकवरी होती जाएगी, मतलब ये उत्सर्जक प्लेट कभी भी इलेक्ट्रॉन से खाली नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इस सर्किट में धारा बह रही है नहीं बह रही है उसको चेक करने के लिए माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, सही है ना। बस ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया। तो उत्सर्जक प्लेट संग्राहक प्लेट पूरे सिस्टम को वैक्यूम ट्यूब में बंद कर दिया है, और सबसे मेन चीज कि दोनों को वायर या सर्किट से जोड़ दिया है ताकि उत्सर्जक प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल करके संग्राहक प्लेट तक पहुंचा तो घूम करके उत्सर्जक प्लेट तक वापस पहुंच जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की रिकवरी होती जाएगी, मतलब उत्सर्जक प्लेट कभी भी इलेक्ट्रॉन से खाली नहीं हो पाएगा। तो बस ये पूरा हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया। तो बस अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को मापेंगे। उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ठीक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से फोटो करंट कितनी होगी इसको मापेंगे, मतलब जो चीज पहले इम्पॉसिबल लग रही थी उसको भी इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम माप सकते हैं। ठीक तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम
अधिकतम गति ऊर्जा, फोटो करंट, इन सबको कैसे मापेंगे वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को प्रैक्टिकली कैसे मापेंगे वो देखते हैं। है ना, सबसे पहले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा या kmax को प्रैक्टिकली कैसे मापते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को प्रैक्टिकली मापना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच अपोजिंग विभव लगाते हैं। तो ध्यान रखना, उसके लिए हम दोनों प्लेटों के बीच ऐसा अपोजिंग विभव लगाते हैं। और चलो तुम शक्ल देखते बताओ कि ये जो बैटरी लगाई है ना, तुम बताओ ये जो बैटरी लगाई है उसका विभव इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। ठीक है, इसको दोनों टाइप से देख सकते हैं, एक तो अनपढ़ों के टाइप से देख सकते हैं और एक पढ़े लिखों के टाइप से। पहले अनपढ़ों के टाइप से देखते हैं। ठीक है, तुम बताओ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उससे जुड़ी हुई ये प्लेट उच्च विभव पर होगी, मतलब पॉजिटिव विभव पर होगी। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो उससे जुड़ी हुई ये प्लेट निम्न विभव पर होगी, मतलब नेगेटिव होगी। बस तुम आराम से बताओ, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, आराम से बताओ, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर पीछे की ओर बल लगाएगी। और ये जो नेगेटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को इसे धक्का देगी, मतलब ये भी पीछे की ओर बल लगाएगी। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल लगेगा वो इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए इसको अपोजिंग विभव बोलेंगे। ठीक है, ये तो अनपढ़ों के टाइप से सोचा और यही सबसे बेस्ट तरीका है, तुमको उसी टाइप से सोचना है। लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से किताबी तरीके से भी देख सकते हो। तो तुम आराम से बताओ, ये बताओ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट उच्च विभव पर, और ये नेगेटिव टर्मिनल है मतलब ये प्लेट निम्न विभव पर। बस ये प्लेट उच्च विभव और निम्न विभव पर है, तो बताओ इस विभवांतर के कारण इन प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। अब चलो तुम बताओ कि विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है ना, बताओ विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है तो उसमें कोई पॉजिटिव आवेश होता तब तो बल भी आगे की ओर लगता, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आवेश है तो बल पीछे की ओर लगेगा। तो इससे ही पता चल रहा है कि इस बार इलेक्ट्रॉन पर बल पीछे की ओर लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से या दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकेगा, इसलिए इसको अपोजिंग विभव भी बोलेंगे। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं है, ये हम तो अनपढ़ बुद्धि के टाइप से ही सोचेंगे कि बस एक पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो प्लेट नेगेटिव। बस पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी पीछे की ओर बल, नेगेटिव प्लेट प्रतिकर्षित करेगी वो भी पीछे की ओर बल लगाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत स्थैतिक बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में विरोध या अपोज करेगा, इसलिए इस विभव को अपोजिंग विभव बोल रहे हैं, है ना। इसलिए हम इस विभव को अपोजिंग विभव बोल रहे हैं। बस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा मापने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच अपोजिंग विभव लगाते हैं, है ना। और चलो अब ऐसा करते हैं कि इस अपोजिंग विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्यों, तो जैसे पहले अपोजिंग विभव 1 वोल्ट है तो फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब अपोजिंग विभव 1.1 वोल्ट, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से इस अपोजिंग विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखना कि अपोजिंग विभव को ध्यान रखना कि अपोजिंग विभव को तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक ना पहुंच पाए। ये तो ध्यान रखना, इस अपोजिंग विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इस अपोजिंग विभव को तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाए। और जैसे ही एक प्लेट का इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने में असक्षम रहा तो बताओ माइक्रो एमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये करते हैं, अपोजिंग विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब वही अपोजिंग विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाए।
ठीक है, और ध्यान रखना तुम अच्छे ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि जिस अपोजिंग विभव पर एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाए तो उस अपोजिंग विभव को स्टॉपिंग विभव बोलते हैं या निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम अच्छे से। ये ध्यान रखना कि जिस अपोजिंग विभव पर एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाए, और तुम बताओ कि एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाए तो माइक्रोमीटर की रीडिंग बिल्कुल 0 हो जाएगी। बस ध्यान रखना तुम कि जिस अपोजिंग विभव पर एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक न पहुंच पाए, मतलब माइक्रोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, तो उस अपोजिंग विभव को स्टॉपिंग विभव या निरोधी विभव ये बोलते हैं। मैं स्टॉपिंग विभव बोलने में इजी लगता है इसलिए मैं स्टॉपिंग विभव बोलूंगा। तो बस आगे ध्यान रखना कि दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया वह अपोजिंग विभव जिससे उत्सर्जक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक न पहुंच पाए, अर्थात माइक्रोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, उस अपोजिंग विभव को स्टॉपिंग विभव बोलते हैं या वी स्टॉपिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। बस हम अब हमको देखना है कि ये स्टॉपिंग विभव कितना होगा और ये स्टॉपिंग विभव निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा से कैसे रिलेटेड होगा वो देखना है। ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने ये तो उसके लिए हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि वी स्टॉपिंग सॉरी ये मान लेते हैं कि वी स्टॉपिंग जितना अपोजिंग विभव लगाने पर एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए वी स्टॉपिंग कितना होना चाहिए वो देखना है। ये तो चलो मान लेते हैं कि वी स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग विभव लगाया। तो तुम आराम से बताओ कि बैटरी का विभव वी स्टॉपिंग है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच भी विभवांतर वी स्टॉपिंग ही होगा, है ना। तुम सोच सकते हो कि बैटरी का विभवांतर वी स्टॉपिंग है तो ऑब्वियसली इन दोनों प्लेटों के बीच भी विभवांतर वी स्टॉपिंग होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। ये तुम खुद बताओ कि अधिकतम गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाया तो बाकी कमजोर इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बस हमको केवल इस अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकना है, तो उसके लिए हम ये अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ही कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है ना, हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होती है, hν माइनस आई। अब तुम बताओ कि इस बार हमने अपोजिंग विभव लगाया है ना, वही इस बार हमने अपोजिंग विभव लगाया तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी विद्युत बल अपोजिंग लगेगा, और बताओ अपोजिंग विद्युत बल के कारण इसकी गति ऊर्जा घटेगी ना, बोल सकते हैं इस अपोजिंग विद्युत बल के कारण ये जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी गति ऊर्जा घटेगी। और तुम बताओ कि सोच के बताओ कि संग्राहक प्लेट तक पहुंचने के जस्ट पहले अगर इसकी गति ऊर्जा 0 हो गई, सोच के बताओ कि संग्राहक प्लेट तक पहुंचने के जस्ट पहले इसकी गति ऊर्जा 0 हो गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक पहुंचने से बाल बाल बच जाएगा और फिर घूम फिर करके जिस प्लेट में आया था उसी प्लेट में वापस समा जाएगा। तो क्या बोला सुना ना कि हम अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, तो होता है अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पर भी विद्युत बल अपोजिंग लगेगा, तो उसके कारण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी गति ऊर्जा घटेगी। और तुम बताओ कि संग्राहक प्लेट तक पहुंचने के जस्ट पहले अगर इसकी गति ऊर्जा 0 हो गई तो इस संग्राहक प्लेट तक पहुंचने से बाल बाल बच जाएगा और फिर घूम फिर करके जिस प्लेट से निकला था उस प्लेट में वापस समा जाएगा। मतलब ये अधिकतम गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। और तुम बताओ कि अधिकतम गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाया तो बाकी कमजोर इलेक्ट्रॉन तो दूसरी प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकना है, तो उसके लिए बस इस अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकना होगा। और उसके लिए अधिकतम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक पहुंचे उसके जस्ट पहले इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जानी चाहिए। बस उसके लिए हमको अपोजिंग विभव कितना लगाना होगा वो देखना है। तो उसके लिए आराम से बताओ कि हम इस अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट करते हैं और अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए क्या लगा देते हैं, ऊर्जा संरक्षण।
बताओ मुक्त रूप से गति कर रहा है ना, बस अधिकतम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से यहाँ के बीच ऊर्जा संरक्षण लगा देते हैं, और गधों टाइप से डिटेल में नहीं लगाएंगे, बहुत शॉर्ट में लगाएंगे। तो तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है और बदले में स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। बस ऊर्जा संरक्षण के अनुसार यहाँ से यहाँ तक इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। तो चलो पहले स्थिति ऊर्जा में वृद्धि देखनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, क्यू डेल्टा वी। तो बच्चों बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, ये तो वही वी स्टॉपिंग के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा संरक्षण लगा देंगे, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में स्थिति ऊर्जा में वृद्धि बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। पहले स्थिति ऊर्जा में वृद्धि देखनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा होगा स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, क्यू डेल्टा वी। तो तब क्यू की जगह तो क्या आएगा ई, और डेल्टा वी की जगह विभवांतर वी स्टॉपिंग। तो वही स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्यू डेल्टा वी, क्यू की जगह ई और डेल्टा वी दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया विभवांतर वी स्टॉपिंग। तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि तो ई वी स्टॉपिंग ही हो गई बराबर गति ऊर्जा में कमी। बताओ प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी थी, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस साई, जिसको मैं के मैक्स ही बोल देता हूँ, और अंत में गतिज ऊर्जा 0 हो गई है। तो गति ऊर्जा में कमी कितनी हो गई, के मैक्स इतनी हो गई। बस सिंपली इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए ऊर्जा संरक्षण को शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं ना। तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि तो क्यू डेल्टा वी मतलब ई वी स्टॉपिंग बराबर गतिज ऊर्जा में कमी कितनी होगी, के मैक्स माइनस 0 मतलब के मैक्स हो गई। बस इसको सॉल्व करेंगे तो के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, या ई को उधर ट्रांसफर करें तो वी स्टॉपिंग इक्वल टू के मैक्स बाय ई, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना तुम कि अब मूर्खों टाइप से इतना सारा एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद रखना कि स्टॉपिंग विभव वी स्टॉपिंग किससे रिलेटेड होता है, अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्स से रिलेटेड होता है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, है ना। फिर इसको ऐसे याद रखना अब यार कि वी स्टॉपिंग सुनने में खतरनाक चीज लगती है, लेकिन ऐसे याद रखना है कि वी स्टॉपिंग से डरने की जरूरत नहीं है। वी स्टॉपिंग के अंदर क्या छुपा होता है, के मैक्स, और रिलेशन होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, मतलब वी स्टॉपिंग छोटा भाई और के मैक्स उसका बड़ा भाई, ये ध्यान रखना, है ना। बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि वी स्टॉपिंग के मैक्स से रिलेटेड होता है, मतलब कभी भी स्टॉपिंग विभव पूछा है मतलब समझ जाना कि इनडायरेक्टली के मैक्स पूछा है, या वी स्टॉपिंग दे रखा है तो इनडायरेक्टली के मैक्स दे रखा है, और रिलेशन होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग। जैसे मान लेते हैं कि अपोजिंग विभव हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, है ना, कोई अपोजिंग विभव धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और मान लेते हैं कि अपोजिंग विभव 3 वोल्ट करने पर माइक्रो एमीटर की रीडिंग 0 आ गई, मतलब आवश्यक स्टॉपिंग विभव 3 वोल्ट है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी ये पूछ सकता है। बस हमको अच्छे बताया कि वी स्टॉपिंग के मैक्स भाई भाई है ना, और रिलेशन क्या होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग। तो के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी स्टॉपिंग 3 वोल्ट, ई इंटू 3 वोल्ट का गुणा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, तो ये सब मैंने लिखा है, लेकिन आगे तुम्हारे डायरेक्ट आना चाहिए, है ना। आगे ई का गुणा करना और उसका भी टाइम नहीं है, आगे डायरेक्ट आना चाहिए कि वी स्टॉपिंग और के मैक्स भाई भाई है। अगर स्टॉपिंग विभव 3 वोल्ट है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, या उल्टा भी कर सकते हो कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो वी स्टॉपिंग होगा 5 वोल्ट। ये सारा हमने पूरा देख लिया। अब चलो ये जो भी बताया उसकी डेफिनेशन मैंने प्रॉपर किताबी शब्दों में लिख दी है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया है। स्टॉपिंग विभव की डेफिनेशन, उत्सर्जक और संग्राहक प्लेट के बीच लगाया गया वह अपोजिंग विभव जिससे उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक न पहुंच पाए, मतलब माइक्रोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, उस अपोजिंग विभव को स्टॉपिंग विभव बोलते हैं, या वी स्टॉपिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और अभी पूरी रामायण बोल दी, लेकिन अब आगे मूर्खों टाइप से इतना सारा दिमाग खपाने का टाइम नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि स्टॉपिंग विभव के मैक्स, स्टॉपिंग विभव के अंदर के मैक्स छुपा होता है और दोनों में रिलेशन होता है के मैक्स इक्वल टू ईवी स्टॉपिंग, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसी पे बेस्ड एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई धातु की सतह है, इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, इस पे पर्याप्त ऊर्जा का एक कणी प्रकाश गिरा रहे हैं और हमको दे रखा है कि जो प्रकाश गिरा रहे हैं उसके एक फोटोन की ऊर्जा h nu इक्वल टू 8 वोल्ट है। तो हमको पूछा है कि इस बार आवश्यक स्टॉपिंग विभव कितना होगा वो देखना है, और उसके बाद डराने के लिए हमको कुछ और चीजें पूछी हैं, ठीक है, करते हैं ना। वही जो प्रकाश गिरा रहे हैं उसके फोटोन की ऊर्जा दे रखी है, धातु का कार्यफलन दे रखा है, और हमको पूछा है कि आवश्यक स्टॉपिंग विभव कितना होगा वो देखना है। बस अब हम स्टॉपिंग विभव से 1% भी डरते नहीं है, हमको अच्छे पता है कि डराने के लिए स्टॉपिंग विभव पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली हमको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ही पूछी है। बस हमको पता है ना, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू माइनस साई। तो एच न्यू तो गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट माइनस साई धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो इसको घटाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ गई, तो इसका छोटा भाई वी स्टॉपिंग कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको बहुत अच्छे पता है। ये बताओ दोनों में क्या रिलेशन होता है, के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, तो बस के मैक्स को खोल करके ई वी स्टॉपिंग लिख दो, सॉल्व करोगे तो ई से ही कैंसल, तो वी स्टॉपिंग इक्वल टू 6 वोल्ट। आगे तो मुझे बने आना चाहिए कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो स्टॉपिंग विभव होगा 6 वोल्ट। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है ना, लेकिन कई बार हमको घुमाने के लिए पूछता है क्या, हाँ, ये तो ध्यान रखना कि ये कंसेप्चुअल पार्ट तो कर लिया, लेकिन कई बार इसी क्वेश्चन में घुमाने के लिए पूछता है कि सही है कि स्टॉपिंग विभव तो 6 वोल्ट आ गया, अब हमको पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकने के लिए स्टॉपिंग विभव 6 वोल्ट आ गया, बस हमको पूछा है कि इस बार वी कैथोड माइनस वी एनोड कितना होगा, और फिर पूछा है कि वी एनोड माइनस वी कैथोड कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इस चित्र को देखना पड़ेगा। इतना तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकने के लिए आवश्यक स्टॉपिंग विभव 6 वोल्ट है, लेकिन ये V कैथोड माइनस V एनोड ये +6 होगा या -6 होगा, उसके लिए थोड़ा सा चित्र में देखना होगा। तो तुम बताओ, स्टॉपिंग विभव 6 वोल्ट आ गया और हम अभी पढ़ चुके हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकना है तो उसके लिए अपोजिंग विभव लगाना होगा, और अपोजिंग विभव के लिए ये जो ये जो उत्सर्जक या कैथोड है उधर तो विभव उच्च रखना होगा, और जो संग्राहक या कलेक्टर है उधर विभव निम्न रखना होगा। तो बस स्टॉपिंग विभव का मान तो 6 वोल्ट आ गया, लेकिन इस बार इमीटर या कैथोड पर विभव उच्च होना चाहिए और संग्राहक या एनोड पर विभव निम्न होना चाहिए, मतलब V कैथोड माइनस V एनोड कितना होना चाहिए, +6 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार उल्टा V एनोड माइनस V कैथोड पूछता है, ये तो ऑब्वियसली तुम बताओ, इस बार इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकना है तो इमीटर या कैथोड का विभव उच्च रखना होगा, कलेक्टर या एनोड का विभव निम्न रखना होगा, तो V कैथोड माइनस V एनोड तो 6 वोल्ट, लेकिन अगले पार्ट में पूछा है कि V एनोड माइनस V कैथोड, बस V एनोड, एनोड निम्न विभव पर है, कैथोड उच्च विभव पर है, तो V एनोड माइनस V कैथोड उल्टा हो जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। ये कई बार ऐसे घुमा करके पूछता है, वो भी तुमको आगे आ जाना चाहिए। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने स्टॉपिंग विभव के बारे में सारा पढ़ लिया, फिर हमको 10 बातों की एक ही बात पता है कि स्टॉपिंग विभव के मैक्स के समानुपाती होता है और रिलेशन होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, डेट्स ऑल। पीछे की पूरी हिस्ट्री कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब याद करके बताओ कि पिछली क्लास में हमने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को एक तो दहली आवृत्ति के रूप में लिखा था,
और एक दहली तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखा था। तो वैसे अब हम ऐसा करते हैं कि KMX के सिमिलर जो स्टॉपिंग विभव है उसको भी हम दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखते हैं। आराम से कर सकते हैं ना। चलो पहले तो स्टॉपिंग विभव को दहली आवृत्ति की फॉर्म में लिखते हैं। बस उसके लिए अपनी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण का यूज करेंगे। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा kmx = h nu माइनस psi होती है। तो हमको अच्छे पता है कि kmx के अंदर स्टॉपिंग विभव छुपा होता है। तो kmx को खोल करके क्या लिख सकते हैं, ev स्टॉपिंग, e को उधर ट्रांसफर करते हैं, एक मिनट, kmx को खोल करके ev स्टॉपिंग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमको इसको आवृत्ति की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहले बताया था कि इसको आवृत्ति की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, h को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। h को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, h को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो इधर न्यू माइनस साई बाय h इतना आ जाएगा, और kmx को हम ev स्टॉपिंग लिख देते हैं। चलो e को उधर ट्रांसफर करते हैं, उधर ट्रांसफर करेंगे तो v स्टॉपिंग = h बाय e इंटू न्यू माइनस साई बाय h। अब इस साई बाय h के बारे में देखते हैं। ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया था। तो ये मैंने बताया था कि साई बाय h आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है। इसको दहली आवृत्ति न्यू थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो निकल सॉरी स्टॉप वी स्टॉपिंग जो है वो आवृत्ति की फॉर्म में कितना आ गया, h बाय e इंटू न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड इतना आ गया। बस kmx को आवृत्ति की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही kmx के छोटे भाई v स्टॉपिंग को भी हमने आवृत्ति की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको v स्टॉपिंग और न्यू के बीच ग्राफ बनाना है। मतलब देखते हैं कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग विभव किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति चेंज कर रहे हैं, मतलब इस उत्सर्जक प्लेट पर हम अलग अलग कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं, है ना। आवृत्ति चेंज करने का मतलब कलर चेंज करना। तो वही उत्सर्जक प्लेट पर हम अलग अलग कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब जैसे पहले रेड, फिर बैंगनी, फिर ऑरेंज, इस टाइप से उत्सर्जक प्लेट पर अलग अलग कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं। अलग अलग कलर के प्रकाश की आवृत्ति डिफरेंट होगी और उसके अनुसार स्टॉपिंग विभव भी डिफरेंट होगा ना। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश का कलर या आवृत्ति चेंज करेंगे वैसे वैसे आवश्यक स्टॉपिंग विभव किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तुम देखते ही बताओ कि स्टॉपिंग विभव जो है वो आवृत्ति न्यू की पावर 1 पे निर्भर कर रहा है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सही है ना। स्टॉपिंग विभव आवृत्ति न्यू की पावर 1 पे निर्भर कर रहा है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और तुम आराम से बताओ कि अगर स्टॉपिंग विभव केवल न्यू पर निर्भर करता है ना, स्टॉपिंग विभव केवल आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता या आवृत्ति न्यू के डायरेक्टली समानुपाती होता, तब तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन होती। लेकिन एक्चुअली स्टॉपिंग विभव न्यू नहीं, न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे निर्भर कर रहा है। बस न्यू की जगह न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे निर्भर कर रहा है। तो पूरा पूरा ग्राफ न्यू थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय जितना आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये तुमने पढ़ा होगा कर्व की शिफ्टिंग, ये तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। अगर तुम भूल गए तो याद रखना, वो पैराबोला में पढ़ा होगा कि y² = 4ax का ग्राफ ऐसा होता है। अगर x की जगह x माइनस 5 हो तो पूरा पूरा ग्राफ 5 जितना आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। वैसे यहाँ भी वही है कि स्टॉपिंग विभव केवल न्यू पर निर्भर करता, मतलब आवृत्ति के डायरेक्ट समानुपाती हो, तब ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक्चुअली न्यू की जगह न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे निर्भर कर रहा है, तो पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन न्यू थ्रेशोल्ड जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी, मतलब साई बाय जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी। और इसका स्लोप भी देख सकते हो ना। स्लोप के लिए इसको y = mx से कंपेयर करोगे तो m या स्लोप का काम कौन करेगा, h बाई। हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ में स्लोप या tan थीटा का काम कौन करेगा, h बाई e करेगा। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं
है ना। वही हम पक्का बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप तो एच बाई मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, लेकिन इस ग्राफ की शिफ्टिंग कितनी होगी, साई बाय एच। बस कह सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और न्यू के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप तो एच बाई एच भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो उसका जो स्लोप होगा वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, मतलब इसका स्लोप जो है वो धातु पे उसके कार्यफलन पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है वो कितनी होगी, न्यू थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय एच, मतलब ये जो शिफ्टिंग है वो धातु या उसके कार्यफलन पर निर्भर करेगी। तुम बताओ कि अगर किसी धातु का कार्यफलन कम है ना, किसी धातु का कार्यफलन या साई कम है तो न्यू थ्रेशोल्ड भी कम होगा, मतलब शिफ्टिंग कम होगी। और अगर किसी धातु का कार्यफलन ज्यादा है तो शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी। सही है ना, ये देख लिया। बस अब इसमें कई बार कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमको दे रखा है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उत्सर्जक प्लेट के रूप में एक बार हम सीजियम का यूज करते हैं जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है, फिर सोडियम का यूज करते हैं जिसका कार्यफलन थोड़ा ज्यादा होता है, और फिर लिथियम का यूज करते हैं जिनका कार्यफलन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमको देखना है कि तीनों के वी स्टॉपिंग और आवृत्ति के बीच ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि बताओ वी स्टॉपिंग और आवृत्ति के बीच जो ग्राफ है उसका स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो धातु पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इन तीनों धातुओं के केस में स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप समान रहेगा, मतलब तीनों के ग्राफ समानांतर होंगे, बस शिफ्टिंग डिफरेंट होगी। तुम बताओ इन तीनों में सीजियम का कार्यफलन सबसे कम है, सीजियम का कार्यफलन सबसे कम है तो उसकी शिफ्टिंग मतलब साई बाय एच भी सबसे कम होगा। लिथियम का कार्यफलन थोड़ा ज्यादा होता है तो उसकी शिफ्टिंग ज्यादा होगी, सॉरी क्या बोल गया, सोडियम का कार्यफलन थोड़ा ज्यादा होता है तो शिफ्टिंग ज्यादा, और लिथियम का कार्यफलन सबसे ज्यादा होता है तो शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगी। इस टाइप से हम कर सकते हैं। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी तो हमने वी स्टॉपिंग को आवृत्ति के रूप में लिखा, अब वी स्टॉपिंग को तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखते हैं, सब पहले कर चुके हैं। ठीक है। बस अब हमको वी स्टॉपिंग को तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखना है, तो उसके लिए भी हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण से स्टार्ट करते हैं। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू माइनस साई, या एच न्यू को तरंग दैर्घ्य की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा माइनस साई, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। वही कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा एच न्यू माइनस साई, या तरंग दैर्घ्य की फॉर्म में एच सी बाय लैम्डा माइनस साई बोल सकते हैं। बस अब हमको स्टॉपिंग विभव को इस फॉर्म में लिखना है, तो बस वही अपना पुराना तरीका, ये हमको पता है कि KMX के अंदर स्टॉपिंग विभव छुपा होता है, KMX को खोल करके क्या लिख देंगे, EV स्टॉपिंग। अब देखो, अब इसको तरंग दैर्घ्य लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HC को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं, HC को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 बाय लैम्डा माइनस साई बाय HC आएगा, कोई नई बात नहीं है, पहले कर चुके हैं। तो ये लैम्डा को अकेला करना है ना, तो HC को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाय लैम्डा माइनस साई बाय HC, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को EV स्टॉपिंग, E को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो V स्टॉपिंग इक्वल टू HC बाय E। हाँ सॉरी, एक बात बताना भूल गया कि इसमें साई बाय HC क्या होता है, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, सॉरी उल्टा बोल गया। तो हमको पता है कि HC बाय साई क्या होता है, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए उसको लैम्डा थ्रेशोल्ड बोलते हैं। HC बाय साई को लैम्डा थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो साई बाय HC को क्या बोल सकते हैं, 1 बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। बस अब कर सकते हैं ना। बस बताओ, E को उधर ट्रांसफर करेंगे तो V स्टॉपिंग इक्वल टू HC बाय E 1 बाय लैम्डा माइनस साई बाय HC को 1 बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड बोल लेते हैं। तो बस अब हमको ये V स्टॉपिंग को लैम्डा की फॉर्म में भी लिख दिया। अब हमको यहाँ भी ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, तुम देखते ही बताओ कि जो V स्टॉपिंग है वो 1 बाय लैम्डा पे निर्भर कर रहा है, इसलिए V स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाएंगे तब तो आयताकार अतिपरवलय जैसा आएगा, है ना, 1 बाय लैम्डा पे निर्भर कर रहा है,
तो हम सोच सकते हैं कि अगर वी स्टॉपिंग और लेमडा के बीच ग्राफ बनाया तब तो थोड़ा बहुत आयताकार अति परवलय के टाइप से आएगा, वक्राकार आएगा। और हमको पता है कि वक्राकार ग्राफ का प्रैक्टिकली ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, तो हमको ग्राफ जबरदस्ती स्ट्रेट लाइन लाना है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन लाने के लिए वी स्टॉपिंग और 1/λ का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सोच सकते हो कि वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। या तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच तो ग्राफ वक्राकार होगा, लेकिन इस बार वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ बना रहे हैं ना, तो वी स्टॉपिंग जो वो 1/λ की पावर 1 पे निर्भर कर रहा है, इसलिए वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, और तुम खुद देख सकते हो कि बताओ वी स्टॉपिंग ओनली 1/λ पे निर्भर करता, मतलब वी स्टॉपिंग 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तब तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन होती। लेकिन वास्तव में वी स्टॉपिंग 1/λ पे नहीं, 1/λ माइनस 1/λ थ्रेशोल्ड पे निर्भर कर रहा है, तो ये पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन 1/λ थ्रेशोल्ड जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी। 1/λ थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय एच सी जितनी आगे खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वी स्टॉपिंग 1/λ पे निर्भर करता तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब 1/λ की जगह 1/λ माइनस 1/λ थ्रेशोल्ड पे निर्भर कर रहा है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन 1/λ थ्रेशोल्ड जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी, मतलब साई बाय एच सी जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी, ऐसी खिसकी हुई स्ट्रेट लाइन होगी। इसके स्लोप का काम कौन करेगा वो देखना है, तो उसके लिए सिंपली इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे, तो m या स्लोप का काम कौन करेगा, hc बाय e करेगा। बस बोल सकते हैं कि v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसकी शिफ्टिंग तो कितनी होगी 1/λ थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय hc, और इसके स्लोप का काम hc बाय e करेगा। ये तो रटने की जरूरत नहीं है, तुमको बस लिखने की स्किल आनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रटना है ना। अब देखो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, एच सी और ई ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो इसका स्लोप तो इसका जो स्लोप है वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, मतलब स्लोप इस मटेरियल पर या उत्सर्जक प्लेट की धातु पर निर्भर नहीं करेगा, स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो धातु के कार्यफलन साई पर निर्भर करेगी। शिफ्टिंग 1/λ थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय सी है, तो शिफ्टिंग कार्यफलन साई पर निर्भर करेगी। ठीक, तुम बताओ कि अगर कार्यफलन साई ज्यादा होगा तो साई बाय एच सी भी ज्यादा होगा, तो शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी, और कार्यफलन कम तो शिफ्टिंग भी कम होगी। बस इसमें भी वही क्वेश्चन पूछता है, ये जो उत्सर्जक प्लेट है उसकी जगह एक बार सीजियम का यूज किया है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है, फिर सोडियम का यूज किया है जिसका कार्यफलन थोड़ा ज्यादा, और फिर लिथियम का यूज किया है जिसका कार्यफलन सबसे ज्यादा है। तीनों के केस में वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। ये तो साफ साफ बोल सकते हैं, बताओ वी स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसे सीजियम सोडियम और लिथियम कोई भी धातु यूज करें, स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, स्लोप सबके लिए समान होगा, इससे तीनों की लाइन समानांतर होंगी। ठीक, लेकिन शिफ्टिंग अलग अलग होगी। बताओ सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, तो साई बाय एच सी भी सबसे कम होगा, तो शिफ्टिंग कम। सोडियम का कार्यफलन थोड़ा ज्यादा होता है तो शिफ्टिंग ज्यादा, और लिथियम का कार्यफलन सबसे ज्यादा होता है तो शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगी। इस ग्राफ का एक और प्रैक्टिकल महत्व है कि इस ग्राफ के आधार पर प्लांक कांस्टेंट एम एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्लांक कांस्टेंट एच मापना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि कहाँ चला गया है, तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो उत्सर्जक प्लेट है उस पर अलग अलग कलर का प्रकाश गिराते हैं, मतलब पहली बार रेड कलर का, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, वॉयलेट, इस टाइप से उत्सर्जक प्लेट पर अलग अलग कलर का प्रकाश गिराते हैं। ये तो हमको पता है कि अलग अलग प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगा, और उस केस में तुम प्रैक्टिकली मापोगे तो स्टॉपिंग विभव भी अलग अलग आएगा। तो ये करते हैं, उत्सर्जक प्लेट पर अलग अलग कलर का प्रकाश गिराते हैं,
अलग अलग कलर का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य भी डिफरेंट होगा, और प्रैक्टिकली मापोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। बस अब हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग कलर का प्रकाश है उसके लिए 1/λ और v स्टॉपिंग के बीच ग्राफ बनाते हैं, है ना भाई? 1/λ और v स्टॉपिंग के बीच प्रैक्टिकली ग्राफ बनाते हैं। थ्योरेटिकली ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और प्रैक्टिकली तुम बनाओगे तो प्रैक्टिकली भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर इसके स्लोप को त्रिभुज बना करके प्रैक्टिकली इसके स्लोप को मापेंगे, सही है ना? तो v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच प्रैक्टिकली ग्राफ बनाएंगे, उसके स्लोप को प्रैक्टिकली मापेंगे, और जो भी स्लोप है उसको hc/e के बराबर रख देंगे, तो इससे h आ जाएगा। मतलब इससे हम प्लांक कांस्टेंट का मान प्रैक्टिकली भी माप सकते हैं। और लोगों ने इसी ग्राफ के आधार पर प्लांक कांस्टेंट का मान प्रैक्टिकली मापा, और प्रैक्टिकली मापने पर प्लांक कांस्टेंट लगभग 6.67 इंटू 10⁻⁻34 आया। तो प्लांक कांस्टेंट का मान कोई भगवान ने नहीं बताया है, इस ग्राफ में बताया है। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ देखा। और v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और सरल रेखीय ग्राफ का ही प्रैक्टिकली ज्यादा मीनिंग होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी सरल रेखीय ग्राफ को अच्छे से बना सकता है। ये तो वैसे तो v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच ही ग्राफ प्रैक्टिकली मीनिंगफुल होता है, लेकिन चलो एक बार देखते हैं कि स्टॉपिंग विभव और लैम्डा के बीच ग्राफ कैसा होगा, वो देखना है ना? कोई स्मार्ट पर्सन तो देखते ही समझ जाएगा कि v स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाना हो तो अति परवलय होगा। बताओ, v स्टॉपिंग रफली 1/λ पे निर्भर कर रहा है ना, और y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो तो ग्राफ आयताकार अति परवलय होता है। एकदम लॉजिकली सोच सकते हैं कि v स्टॉपिंग और 1/λ के बीच तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन v स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ वक्राकार होगा या अति परवलय होगा। लेकिन इसको एग्जैक्टली प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो देखो, एग्जैक्टली प्लॉट करने के पहले मुझे वापस कोऑर्डिनेट का एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, पैराबोला का। एक बार फटाफट सुन लेना है, सब तुमने पढ़ा होगा लेकिन कई लोग बार बार भूल जाते हैं, ठीक है? जैसे कोई पैराबोला है y² = 4x। अब तुम बताओ कि इसमें बताओ x की जगह अगर x, ऐसा कोई पैराबोला है y² = 4x, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब बताओ x की जगह x - 3 आ गया हो, तो पता होगा कि पूरा पैराबोला 3 आगे खिसक जाता है, और x की जगह x + 3 आ जाए तो पूरा पूरा पैराबोला 3 पीछे खिसक जाता है, ठीक है? ये पढ़ा होगा। लेकिन कई बार x की जगह y में भी शिफ्टिंग होती है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है ना? कई बार x की जगह y में शिफ्टिंग होती है, उसको भी देख लेना। जैसे y² = 4ax है, इसका ग्राफ तो ऐसा है, लेकिन चलो इस बार हमको दे रखा है कि y की जगह y - 3 का स्क्वायर = 4ax आ गया, मतलब y की जगह y - 3 आ गया है। बस तुम बताओ कि x की जगह जैसे x - 3 आए तो पूरा ग्राफ 3 आगे खिसक जाता है, वैसे y की जगह भी y - 3 आ रहा है, तो पूरा पूरा ग्राफ 3 जितना ऊपर की ओर खिसक जाएगा। और अगर y की जगह y की जगह y + 3 आ जाए तो पूरा पूरा ग्राफ 3 जितना नीचे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है ना? तो ये तुम सभी ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, लेकिन फिर याद दिला रहा हूँ क्योंकि कई मूर्ख लोग तो यहाँ भी क्यों करके पूछेंगे, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि वही कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि अगर y की जगह y - 3 आ जाए तो पूरा वक्र 3 जितना ऊपर की ओर खिसक जाता है, और y की जगह y + 3 आ जाए तो पूरा वक्र 3 जितना नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये सब मैंने बता दिया। चलो अब हम ये v स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हम देख चुके हैं कि v स्टॉपिंग रफली 1/λ पे निर्भर कर रहा है, इससे ग्राफ वक्राकार या अति परवलय तो आएगा, एग्जैक्टली कैसा होगा वो देखना है। तो चलो उसके लिए वही अपनी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण का यूज करते हैं। तो हमको पता है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा hν - psi या तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में hc/λ - psi बोल सकते हैं। और ये भी पता है कि निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, ev स्टॉपिंग। ये तो देखो, इस बार हम ऐसा करते हैं कि psi को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो तब psi को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ev स्टॉपिंग प्लस psi = hc/λ, ये आ गया। ठीक, अब हमको v स्टॉपिंग को अकेला करना है,
तो वी स्टॉपिंग को अकेला करने के लिए ई को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। ई को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, वी स्टॉपिंग प्लस साई बाय ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। या चलो ई को भी उधर भगाता हूं, तो तुम बताओ ई को भी उधर भगा देंगे तो एच सी बाय ई लेमडा हो जाएगा। नहीं कर देता हूं मैं, ई को भी उधर भगाएंगे तो एच सी बाय ई और 1 बाय लेमडा को अलग कर देते हैं। अब तुम बताओ ये एच सी बाई तो कांस्टेंट है ना, बस एच सी बाई कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं कि इस बार वी स्टॉपिंग प्लस साई बाय ई प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 1 बाय लेमडा है ना। वही थोड़ा सा सॉल्व ही किया है, वही थोड़ा सॉल्व किया तो हमको पता चल गया कि v स्टॉपिंग प्लस साई बाई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा आ गया। तो बस अब रास्ता साफ है ना, अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो तुम सोच के बताओ कि अगर ये टांग अड़ाने के लिए साई बाय ई नहीं होता, अगर केवल v स्टॉपिंग प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा होता, तब तो ग्राफ आयताकार अति परवलय होता है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x हो तो ग्राफ आयताकार अति परवलय होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर ये टांग अड़ाने के लिए साई बाई नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना कि टांग अड़ाने के लिए साई बाई नहीं होता, मतलब वी स्टॉपिंग है ना, ओनली वी स्टॉपिंग प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेमडा होता, तब तो इसका ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x जैसा होता, मतलब तब तो इसका ग्राफ प्योरली आयताकार अति परवलय इस टाइप का होता। लेकिन तुम बताओ कि एक्चुअली वी स्टॉपिंग की जगह वी स्टॉपिंग प्लस साई बाई इक्वल टू 1 बाय लेमडा है, मतलब तुम बताओ कि वी स्टॉपिंग की जगह वी स्टॉपिंग प्लस साई बाई ये आ गया है। तो हमको पता है कि y की जगह y प्लस 3 आ जाए तो पूरा पूरा ग्राफ 3 जितना नीचे खिसक जाता है ना, वैसे यहाँ भी वी स्टॉपिंग की जगह वी स्टॉपिंग प्लस साई बाई आ गया है, इससे पूरा पूरा आयताकार अति परवलय साई बाई जितना नीचे खिसक जाएगा। तो इसका शेप तो आयताकार अति परवलय जैसा ही होगा, लेकिन ये पूरा पूरा आयताकार अति परवलय साई बाई जितना नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो बस पक्का बोल सकते हैं हम, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और 1 बाय लेमडा के बीच तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसी का प्रैक्टिकल महत्व होता है। लेकिन अगर वी स्टॉपिंग और लेमडा के बीच ग्राफ बनाना है तो आयताकार अति परवलय होगा, लेकिन ये आयताकार अति परवलय साई बाई जितना नीचे शिफ्टेड होगा, ठीक। और ये बिंदु कौन सा होगा तुम सोच सकते हो, ये बिंदु कौन सा होगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड, है ना। और हम कमेंट भी कर सकते हैं इसमें, ये आगे हम कमेंट भी कर सकते हैं कि ये बिंदु बिल्कुल लिमिटिंग बिंदु होगा, मतलब लेमडा इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड होगा। बाकी इसके आगे वाली पार्ट की बात करें, इसके आगे वाले पार्ट की बात करें तो बताओ, इसके आगे वाले पार्ट में लेमडा ग्रेटर देन लेमडा थ्रेशोल्ड होगा। और तुम बताओ कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से ज्यादा हो, इसका मतलब है कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से कम है ना। हम सोच सकते हैं अगर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से ज्यादा हो तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी, और फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसको दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकने की जरूरत होगी ही नहीं। इससे इस वाले भाग में स्टॉपिंग विभव डिफाइंड ही नहीं होता है, मतलब स्टॉपिंग विभव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हम इस वाले पार्ट पे देखते हैं तो इसके पीछे वाले पार्ट में लेमडा लेस देन लेमडा थ्रेशोल्ड होगा, मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है, मतलब फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से, सॉरी मैं गलत बोल गया, इस वाले पार्ट की बात करें ना तो इस वाले पार्ट में तरंग दैर्ध्य लेमडा थ्रेशोल्ड से कम है। बताओ आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से कम है, मतलब फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, और फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसको दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें स्टॉपिंग विभव डिफाइंड है, और उसमें स्टॉपिंग विभव का लेमडा के साथ ग्राफ ऐसा आएगा। बाकी इसके आगे वाले भाग में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो स्टॉपिंग विभव डिफाइंड होगा ही नहीं। तो ये सब तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो अभी तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें अभी तक तो हमने केवल स्टॉपिंग विभव ही पढ़ा, लेकिन अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और भी बहुत सारी
चीजें होती हैं उसको देख लेते हैं। ये तो कोई अलग से चित्र बनाया था, ये वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप का अलग से चित्र बनाया था, ये तो हमको पता है। हमको पता है कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे मेन चीज तो वही होती है कि सीजियम सीजियम जैसे किसी धातु की सतह होती है जिस पर हम पर्याप्त ऊर्जा का एक कोणीय प्रकाश गिराते हैं, तो प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा h nu माइनस साई, कुछ की गति ऊर्जा कम होगी, कुछ की और कम होगी, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गति ऊर्जा टेंड्स टू 0। मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा h nu माइनस साई से लेकर के 0 के बीच रैंडमली इतनी भी हो सकती है। तो उस प्रकाश गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर मैंने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो मजबूत इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरी प्लेट तक पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है, इसलिए इसको उत्सर्जक या इमिटर प्लेट बोलते हैं, और सामने वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को कैच करती है, संग्रहित करती है, इसलिए इसको संग्राहक या कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, और दोनों को सर्किट से जोड़ देते हैं ताकि एक प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक प्लेट तक पहुंचा तो सर्किट के माध्यम से घूम करके उत्सर्जक प्लेट में वापस पहुंच जाएगा। ये सब पढ़ चुके थे। देखो अभी तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने केवल स्टॉपिंग विभव ही पढ़ा था, है ना। तो अभी तक तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने केवल स्टॉपिंग विभव ही पढ़ा था। तो तुमको पता है कि वो अपोजिंग विभव जिस पर एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाया, उसको स्टॉपिंग विभव बोलते हैं। वहां तक तो पढ़ लिया था, लेकिन चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया विभवांतर को धीरे धीरे चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे दोनों प्लेटों के बीच लगाए गए विभवांतर v को चेंज करेंगे, वैसे वैसे इस सर्किट में बहने वाली धारा या फोटो करंट किस टाइप से चेंज करेगी, उसका पूरा ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉरी स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच बिल्कुल स्टॉपिंग विभव के बराबर अपोजिंग विभव लगाया है ना। कोई ये तो पहले मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच बिल्कुल v स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग विभव लगाया है, और ये तो हमको अच्छे से पता है कि v स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग विभव लगाओगे तब तो एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब फोटो करंट 0 होगी या माइक्रो एमीटर की रीडिंग 0 होगी। ये तो पहला बिंदु यहाँ प्लॉट करते हैं। ठीक है, बस हम बोल सकते हैं कि पहले केस में v स्टॉपिंग जितना अपोजिंग विभव लगाया है, तब एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब फोटो करंट बिल्कुल 0 होगी। इससे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और ध्यान रखना ये जो v स्टॉपिंग है उतना अपोजिंग विभव लगाया है, इसलिए इसको नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना इसमें जो सपोर्टिंग विभव उसको पॉजिटिव विभव से और अपोजिंग विभव को नेगेटिव विभव से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि स्टॉपिंग विभव का परिमाण 5 है, तो ये जो बिंदु होगा वह विभव चिन्ह के साथ -5 वोल्ट लिखेंगे, और हमको पता है कि v स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग विभव लगाएं तब तो एक प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब फोटो करंट 0 होगी। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमको पहली चीज तो पता चल गई कि v स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग विभव लगाओगे तब तो धारा बिल्कुल 0 होगी, इससे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं कि इस अपोजिंग विभव को थोड़ा सा घटाते हैं, है ना। वही तो अब ऐसा करते हैं कि इस अपोजिंग विभव को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मतलब अपोजिंग विभव को घटाते हैं। तो तुम बताओ कि अपोजिंग विभव को अगर थोड़ा सा घटाएंगे या रिलैक्स करेंगे तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। कह सकते हैं ना कि अपोजिंग विभव को थोड़ा घटाएं या रिलैक्स करें, तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, तो फोटो करंट थोड़ी सी बढ़ेगी। अब चलो अपोजिंग विभव को और रिलैक्स करते हैं, तो अब कुछ और ज्यादा दर से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, मतलब फोटो करंट थोड़ी सी और बढ़ेगी, और घटाते घटाते, है ना,
घटाते घटाते अब मान लेते हैं कि अपोजिंग विभव को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, है ना। तो घटाते घटाते अपोजिंग विभव को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो बताओ, अपोजिंग विभव को जीरो कर देंगे तो अब कुछ और इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, मतलब फोटो करंट और बढ़ेगी। कई मूर्ख लोग तो सोचते हैं कि अपोजिंग विभव को जीरो कर दें या विभव विभवांतर लगाए गए विभवांतर को जीरो कर दें तो सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, वो तो दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो कमजोर इलेक्ट्रॉन है वो बीच में टक्करों के कारण ही रुक जाएंगे और जहां से आए थे वापस वहीं समा जाएंगे। तो बोल सकते हैं कि इस अपोजिंग विभव को रिलैक्स करें तो थोड़ी बहुत फोटो करंट बहेगी, और घटाते घटाते अपोजिंग विभव को बिल्कुल जीरो कर दें तब कुछ और इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, मतलब फोटो करंट और बढ़ेगी। तो उसको बिंदु बी से प्रदर्शित किया है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी हम अपोजिंग विभव को, है ना, पता शुरू में अपोजिंग विभव लगाया था, फिर अपोजिंग विभव को घटाते घटाते जीरो कर दिया और अब हम सपोर्टिंग विभव लगाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहले अपोजिंग विभव लगाया था, फिर अपोजिंग विभव को धीरे धीरे घटा दिया और अपोजिंग विभव को जीरो कर दिया। अब हम सपोर्टिंग विभव लगाते हैं, है ना, मतलब इस टाइप का विभव लगाते हैं। देखते ही बताओ कि ये जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा या अपोज सपोर्ट करेगा। इसको भी दोनों टाइप से देख सकते हैं। एक तो अनपढ़ों के टाइप से बोल सकते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो उससे जुड़ी ये प्लेट नेगेटिव होगी, नेगेटिव आवेशित होगी, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उससे जुड़ी ये प्लेट पॉजिटिव होगी। देखना, बस तुम बताओ कि ये जो नेगेटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित, सॉरी, ये जो नेगेटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब आगे की ओर बल लगाएगी, और पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब ये भी आगे की ओर बल लगाएगी। तो तुम बताओ कि अब इलेक्ट्रॉन पर जो बल है ना, अब इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल लग रहा है वो आगे की ओर लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट तक पहुंचने में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस विभव को सपोर्टिंग विभव बोलेंगे। या तुम चाहो तो किताबी शब्दों में भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब निम्न विभव पर होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब उच्च विभव पर होगा। बस इस विभवांतर के कारण, है ना, इस विभवांतर के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा उच्च से निम्न विभव की ओर पीछे की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र पीछे की ओर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आवेश है तो उस पर विद्युत बल आगे की ओर लगेगा। तो इससे ही पता चल रहा है कि विद्युत बल आगे की ओर लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा बनने की जरूरत नहीं है, आगे तो हम अनपढ़ों के टाइप से ही करेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट नेगेटिव आवेशित, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट पॉजिटिव आवेशित। तो नेगेटिव आवेशित प्लेट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब आगे की ओर भगाएगी, और ये पॉजिटिव आवेशित प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब ये भी आगे की ओर बल लगाएगी। बस इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युतस्थैतिक बल लग रहा है वो आगे की ओर लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, इसलिए इस विभव को सपोर्टिंग विभव बोलेंगे। तो बस ध्यान रखना कि पहले अपोजिंग विभव लगाया, फिर अपोजिंग विभव को घटाते घटाते जीरो कर दिया और अब सपोर्टिंग विभव लगा रहे। तुम बताओ, है ना। तुम बताओ कि सपोर्टिंग विभव लगाएंगे, है ना, सोच के बताओ कि अगर सपोर्टिंग विभव लगाए तो भी विभव इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। बस बताओ, अगर सपोर्टिंग विभव लगाएंगे तो इस सपोर्टिंग, है ना, सॉरी, सपोर्टिंग विभव लगाएंगे तो इस सपोर्टिंग बल का यूज करके कुछ कमजोर इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे, और कुछ और ज्यादा दर से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे तो फोटो करंट और बढ़ेगी। अब सपोर्टिंग विभव को और बढ़ाते हैं, है ना, सपोर्टिंग विभव को और बढ़ाएंगे तो कुछ और ज्यादा कमजोर इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर बढ़ेगी, मतलब फोटो करंट और बढ़ेगी। और चलो अब मान लेते हैं कि हमने सपोर्टिंग विभव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है ना। तो मान मान लेते हैं कि अब हमने सपोर्टिंग विभव बहुत और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो तुम ध्यान रखना कि अगर सपोर्टिंग, तो ध्यान रखना कि अगर सपोर्टिंग विभव बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी
जब उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब नगण्य गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा, है ना। ये ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर सपोर्टिंग विभव बहुत जरा बढ़ा दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब नगण्य गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा। और बताओ, वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा मतलब कहने का मतलब है कि अब उत्सर्जक प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सारे के सारे संग्राहक प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। या सही शब्दों में बोले तो उत्सर्जक प्लेट से जिस दर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे संग्राहक प्लेट तक उसी दर से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। बस अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर अधिकतम होगी तो फोटो करंट भी अधिकतम होगी, है तो हम बोल सकते हैं यार, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर सपोर्टिंग विभव बहुत जरा बढ़ा दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब नगण्य गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा। और तुम बताओ कि वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा मतलब सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाले कमजोर से कमजोर इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। या सही शब्दों में बोले तो उत्सर्जक प्लेट से जिस दर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं संग्राहक प्लेट तक उसी दर से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। बस अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर अधिकतम होगी तो फोटो करंट भी अधिकतम होगी, है ना। तो वही, इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर अधिकतम होगी तो फोटो करंट भी अधिकतम होगी। और चलो अब हम ऐसा करते हैं कि सपोर्टिंग विभव और बढ़ाते हैं। तुम बताओ कि सपोर्टिंग विभव और बढ़ाएंगे तो और दर से तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकते ना, ये तो ध्यान रखना तुम। यार सपोर्टिंग विभव और बढ़ाएंगे तो और दर से तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकते, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर उतनी की उतनी रहेगी तो फोटो करंट भी उतनी की उतनी रहेगी। ये तो ये सी बिंदु खास ध्यान रखना है, याद रखना तुम, ये अच्छे ध्यान रखना कि सपोर्टिंग, मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि सपोर्टिंग विभव लगाएंगे तब कुछ कमजोर इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। सपोर्टिंग विभव और बढ़ाएंगे तो और कमजोर इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। और सपोर्टिंग विभव बहुत जरा बढ़ा देंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा मतलब सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। या उत्सर्जक प्लेट से जिस दर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं संग्राहक प्लेट तक उसी दर से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे मतलब अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर अधिकतम होगी तो फोटो करंट भी अधिकतम होगी। और अगर आप सपोर्टिंग विभव और बढ़ाएं तो और दर से तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकते ना, इससे अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की दर और नहीं बढ़ सकती तो फोटो करंट और नहीं बढ़ेगी। मतलब अब अगर तुम सपोर्टिंग विभव लगाओ तो फोटो करंट और नहीं बढ़ेगी, अब फोटो करंट लगभग कांस्टेंट हो जाएगी मतलब संतृप्त हो जाएगी। और ये जो धारा होती है उसको संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट बोलते हैं, है ना। और अच्छे से, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि सॉरी अच्छे ध्यान रखना कि संतृप्त अवस्था, ठीक है, अच्छे ध्यान रखना कि संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन रीजन में ही सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देंगे, है तो अच्छे ध्यान रखता हूँ कि केवल संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन रीजन में ही सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंच पाएंगे मतलब संतृप्त या सैचुरेशन रीजन में ही सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देंगे। बाकी ध्यान रखना कि अगर संतृप्त अवस्था के पीछे वाले भाग में जाए तो इसके पीछे वाले भाग में सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान नहीं देते हैं, ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देते हैं। बाकी कम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो बेचारी दूसरी प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बस अच्छे ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान कब देते हैं, संतृप्त अवस्था में। ये तो ध्यान रखना कि सारे इलेक्ट्रॉन मतलब स्ट्रॉन्ग कमजोर सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान कब देते हैं, संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन रीजन में। तो देखो अब तुम याद करके बताओ, है ना तुम याद करके बताओ कि पिछले क्लास में हमने एक लास्ट कैलकुलेशन का एक एग्जांपल लिया था, है ना, याद कर बताओ कि पिछली क्लास में हमने लास्ट एक कैलकुलेशन का एग्जांपल लिया था और उसमें हमने माना था कि सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करके धारा बाहर है तो फोटो करंट कितनी होगी वो निकाला था। और तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ
इस सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को संग्रहित करके धरा बहा रहे थे। तुम बताओ कि सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धरा बहाने में योगदान कब देते हैं? संतृप्त अवस्था में। इसलिए उस केस में जो धरा आई थी उसको मैंने सैचुरेशन करंट बोला था, है ना? तो बिल्कुल सही बोला था। ये ध्यान था कि सारे इलेक्ट्रॉन धरा बहाने में योगदान दे रहे थे, मतलब वास्तव में सैचुरेशन करंट थी। तो उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन अब हम पक्का बोल सकते हैं। ठीक, उस टाइम पे तो हमने इसको फोटो करंट बोला था और सैचुरेशन करंट मैंने ऐसे ही बोल दिया था, एक्सप्लेनेशन नहीं बताया था। लेकिन अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धरा बहाने में योगदान केवल संतृप्त अवस्था में देते हैं। बाकी उसके पहले वाले भाग में केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही धरा बहाने में योगदान देते हैं। कमजोर इलेक्ट्रॉन तो टक्करों के कारण डूब जाते हैं और वापस जिस प्लेट में है तो उसी प्लेट में समा जाते हैं। बस पक्का बोल सकते हैं, है ना? पक्का बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें धारा और लगाए गए वोल्टेज के बीच ग्राफ इस टाइप का आता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में फोटो करंट और लगाए गए वोल्टेज के बीच ग्राफ इस टाइप का आता है, ये हमने कंफर्म देख लिया। अब जो जो बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में मैं अगले पेज पे लिखवा देता हूँ। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको कंप्लीटली स्टडी कर लिया और उसमें लगाए गए वोल्टेज के साथ साथ फोटो करंट किस टाइप से चेंज करती है उसका ग्राफ भी पढ़ लिया। अब उसकी सारी थ्योरी मैंने यहाँ लिख दी है, तो वीडियो पॉज करके इस थ्योरी को नोट कर लेना। जो जो मैंने बताया था सारा उस थ्योरी में लिख दिया है मैंने, है ना? एग्जैक्टली उसी शब्दों में लिख दिया है। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख दिया है कि सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान केवल संतृप्त अवस्था में देते हैं। बाकी संतृप्त अवस्था के पीछे वाले पार्ट पे देखें तो वहां सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान नहीं देते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही धारा बहाने में योगदान देते हैं। तो ये सब हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो ये तो अभी इसका पूरा डिटेल देखा, लेकिन इस ग्राफ का जो रिजल्ट है उसको अलग से एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको केवल इसका रिजल्ट ही ध्यान रखना है। ये तो हमने देख लिया ये हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में फोटो करंट लगाए गए वोल्टेज के साथ किस टाइप से चेंज करती है उसका ग्राफ देख लिया, इस टाइप का आता है। ठीक, अब ध्यान रखना कि ग्राफ का शेप भी कोई निश्चित नहीं है, कई बार ऐसा शेप दिया होता है और कई बार शेप इस टाइप का दिया होता है। तो ग्राफ का शेप भी कोई निश्चित नहीं है और एक ग्राफ y अक्ष पर कहाँ कट करेगा वो भी कोई निश्चित नहीं है। ये तुम अच्छे से ध्यान रखना कि इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? अच्छे ध्यान रखना इस ग्राफ में केवल दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है और ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है उसको स्टॉपिंग विभव बोलते हैं, और दूसरा ग्राफ जहां खत्म होता है उसको सैचुरेशन करंट मतलब संतृप्त धारा बोलते हैं, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है इस बिंदु को स्टॉपिंग विभव बोलते हैं, और एक ग्राफ जहां एंड होता है उसको संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट बोलते हैं। चलो एक बार देखते हैं कि ये दोनों बिंदु किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं और किस पर निर्भर नहीं करते वो देखते हैं। है तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हमको पता है कि ग्राफ में, ये हमको पता है कि इस ग्राफ में पहला सॉरी इस ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, और ये बिंदु होता है स्टॉपिंग विभव, है ना? और हमको हमको अच्छे पता है कि जो स्टॉपिंग विभव है वो किसके अंदर छुपा होता है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के अंदर। है तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वो स्टॉपिंग विभव होता है, और स्टॉपिंग विभव किस पे निर्भर करता है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा पे निर्भर करता है। और दोनों में हमको रिलेशन भी पता है कि kmax इक्वल टू क्या होता है? ev स्टॉपिंग, तो e को उधर ट्रांसफर करें तो v स्टॉपिंग इक्वल टू kmax बाय e। तो तुम बताओ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा h न्यू माइनस साई होती है, तो स्टॉपिंग विभव कितना होगा? kmax बाय e मतलब h न्यू माइनस साई बाय e होगा, है ना? तो सब पक्का बोल सकते हैं
इस ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वो बिंदु होता है स्टॉपिंग विभव, जो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा मतलब kmax पर निर्भर करता है। और तुम बताओ कि kmax पर निर्भर करेगा मतलब इनडायरेक्ट ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करेगा, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो आपतित प्रकाश के कलर पे निर्भर करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वी स्टॉपिंग, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा kmax पे डिपेंड करता है, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है। बाकी इसका तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी फोटोन की संख्या है, इसका तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आगे चीज बताएंगे नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना। इस ग्राफ में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा kmax पे डिपेंड करता है, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है। इसका फोटोन की संख्या है, तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार चलो थोड़ा देख भी सकते हो कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाए या घटाए तो ये बिंदु इधर की ओर शिफ्ट होगा, वो देख लेते हैं। चलो पहले मान लेते हैं कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि ग्रीन की जगह रेड प्रकाश का यूज कर रहे हैं, मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहे हैं। ये तो वी स्टॉपिंग का परिमाण क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति घटेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तुम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी तो इस प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच भी घटेगी। और बताओ फोटोन की ऊर्जा घटेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी घटेगी, और अधिकतम गति ऊर्जा घटेगी तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी घटेगा, और वी स्टॉपिंग का परिमाण घटेगा मतलब ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट होगा, है ना। वी स्टॉपिंग का परिमाण घटेगा मतलब पहले ग्राफ -10 से स्टार्ट होता था, तब -5 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख लिया कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घटेगी, फोटोन की ऊर्जा घटेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी घटेगी, तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी घटेगा। मतलब पहले वी स्टॉपिंग का परिमाण 10 था, तो अब हो सकता है कि 7 हो जाए। तो पहले ग्राफ -10 से स्टार्ट रहा था, अब ग्राफ -7 से स्टार्ट होगा, मतलब ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ऐसे अगला केस देते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने रेड की जगह ब्लू कलर का प्रकाश यूज किया, मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटा रहे हैं, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या, आवृत्ति बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी बढ़ेगी, अधिकतम गति ऊर्जा बढ़ेगी तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी बढ़ेगा। मतलब पहले वी स्टॉपिंग का परिमाण 10 था, तो हो सकता है कि 12 हो जाए। तो पहले ग्राफ -10 से स्टार्ट होता था, अब ग्राफ -12 से स्टार्ट होगा, मतलब पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, बस ये जो एग्जांपल देखिए अब दिमाग में बिल्कुल पक्का हो गया, फिर पक्का बोल सकते हैं। इस ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टॉपिंग विभव, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा मतलब kmax पे डिपेंड करता है, मतलब इनडायरेक्टली ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है। बाकी इसका तीव्रता से या फोटोन की दर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो हमने स्टडी कर लिया है। अब देखो, अब ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, है ना। तो हमको हमको अच्छे पता है कि ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां खत्म होता है ना भाई। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां खत्म होता है, और वो होता है सैचुरेशन धारा या संतृप्त धारा। और हमको बहुत अच्छे पता है ना, हमको बहुत अच्छे पता है कि संतृप्त अवस्था में जितने भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है सब धारा बहाने में योगदान देते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो हमको पता है कि संतृप्त अवस्था में जितने भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, चाहे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले हैं या कमजोर कम गति ऊर्जा वाले हैं, ठीक है, सारे धारा बहाने में योगदान देते हैं। ये तो हमको पता है, हमको अच्छे पता है कि हमको अच्छे पता है कि संतृप्त अवस्था में सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान दे, क्या है हाँ। इस संतृप्त अवस्था में
मजबूत कमजोर सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो संतृप्त धारा है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पर निर्भर करती है। ये तो हमने पढ़ चुके हैं यहाँ, इधर देखा था हमने, ठीक है। तो हमको पता है कि संतृप्त अवस्था में स्ट्रॉन्ग और कमजोर सारे इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो संतृप्त धारा है, सैचुरेशन करंट है, वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर पे निर्भर करती है। तो लिख सकते हैं कि जो संतृप्त धारा है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करती है। अब तुम बताओ कि संतृप्त धारा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करेगी तो इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की दर पर निर्भर करेगी। बताओ, जिस दर से फोटोन गिरते हैं उसी की समानुपाती दर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना। तुम कह सकते हैं कि संतृप्त धारा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है। और फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है, ठीक ना। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, hc by lambda a into dn photon by dt, है ना, पढ़ा था कि प्रकाश की तीव्रता hc ऊपर लैम्डा a into dn photon by dt। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो dn photon by dt कितना आएगा, I लैम्डा a ऊपर hc। तो बस कह सकते हैं हम कि संतृप्त धारा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है। और बताओ, फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। लेकिन मेन चीज ये कि सैचुरेशन करंट की और तीव्रता आई नहीं, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के गुणनफल पे निर्भर करती है। लेमडा भी तो आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, खतरनाक चीज है जिसको अधिकतर लोग गलत करते हैं। ये तो ये ध्यान रखना कि संतृप्त अवस्था में सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा बहाने में योगदान देते हैं, मतलब जो संतृप्त धारा है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करेगी, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करेगी। और फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करेगी, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। लेकिन नॉट ओनली तीव्रता, एक्चुअली सैचुरेशन धारा I इंटू लेमडा के गुणनफल पे निर्भर करती है, ठीक ना। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत गहरी चीज है, ये तो ध्यान रखना। यहाँ अपने एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा इम्परफेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि सैचुरेशन धारा केवल तीव्रता पे निर्भर करती है, ठीक है, जो कि थोड़ा गलत है। ध्यान रखना, अगर तुम हायर बुक पढ़ो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग की या बीएससी की साइंस की अगर बुक पढ़ो तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि सैचुरेशन धारा तीव्रता पे तभी निर्भर करती है जब स्पेक्ट्रल पोजीशन समान हो, मतलब तरंग दैर्ध्य समान हो, तभी तीव्रता पे निर्भर करती है। अगर प्रकाश का कलर या तरंग दैर्ध्य भी डिफरेंट हो तो फिर सैचुरेशन धारा केवल तीव्रता आई नहीं, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के गुणनफल पे निर्भर करती है। ये ध्यान रखना तुम, है ना। तो बस हमने इस ग्राफ का पूरा डिटेल पढ़ लिया, है ना, सॉरी, इस ग्राफ के रिजल्ट को हमने अच्छे से याद कर लिया। तो बस अब इसके हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस इसके रिजल्ट हमको अच्छे याद हो गए, तो हमको पक्का पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में I वर्सेस V का ग्राफ इस टाइप का होता है। और हमने देख लिया इसमें बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये k max पे निर्भर करता है, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है, इसका तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से एंड होता है वो संतृप्त धारा है, सैचुरेशन करंट। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर, मतलब फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली तीव्रता आई, लेकिन ओनली आई पे ही नहीं, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के गुणनफल पे निर्भर करती है। तो ये रिजल्ट हमने अच्छे से देख लिए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसकी पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ठीक। देखो जैसे मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पहले केस में उत्सर्जक प्लेट पर रेड कलर का प्रकाश गिराते हैं। तो वही उत्सर्जक प्लेट पर रेड कलर का एक कोणीय प्रकाश गिरा है, तब तो आई और वी के बीच ग्राफ इस टाइप का आता है, ठीक। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रयोग को रिपीट करते हैं, इस प्रयोग को रिपीट करें। देखो अगले केस में हम क्या कर रहे हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता तो समान रख रहे हैं, लेकिन
ये उत्सर्जक प्लेट पे रेड की जगह वॉयलेट मतलब बैंगनी प्रकाश गिरा रहे हैं, सही है ना। वही कि आपतित प्रकाश की तीव्रता तो समान रख रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चों थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया है। इसके पहले मुझे कुछ और एग्जाम्पल कराने हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक इधर से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। देखो वही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उत्सर्जक प्लेट पर कोई भी एक वर्णी प्रकाश गिराते हैं और फर्स्ट केस में आई वर्सेस वी का ग्राफ इस टाइप का पूछा रहा है, ठीक। अब देखो सेकेंड केस में प्रयोग रिपीट करते हैं, तो हमको दे रखा है कि सेकेंड केस में आपतित प्रकाश का कलर या तरंग दैर्ध्य तो हम है ना, सेकेंड केस में आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या कलर तो समान रख रहे हैं, लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले डीम लाइट गिरा रहे थे, अब बहुत चमकीली ब्राइट लाइट गिरा रहे हैं, ठीक। तो हमको दे रखा है कि आपतित प्रकाश का कलर या तरंग दैर्ध्य तो समान रख रहे हैं, लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। तो अब आई वर्सेस वी का ग्राफ कैसा हो जाएगा वो देख। ये तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल डरते नहीं है। हमको पता है कि इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो हमको पता है कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, और ये बिंदु होता है स्टॉपिंग विभव। और हमको अच्छे पता है कि स्टॉपिंग विभव, हमको पता है कि जो स्टॉपिंग विभव है वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है। तो तुम बताओ इस बार आपतित प्रकाश की है ना, इस बार आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या कलर समान रखा है। बस आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या कलर समान रखा है, तो स्टॉपिंग विभव तो बिल्कुल समान रहेगा। मतलब ये बिंदु शिफ्ट नहीं होगा, वहीं रहेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हमको पता है कि ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से एंड होता है, वो होता है सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। और हमको पता है कि जो संतृप्त धारा है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर मतलब फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है। मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करती है, लेकिन केवल आवृत्ति नहीं, आई इंटू लैम्डा के गुणनफल पे निर्भर करती है। और हमको पता है कि प्रकाश की तीव्रता hc by lambda a into dn photon by dt। तो dn photon by dt होता है I lambda ओपन hc। बस बोल सकते हैं कि सैचुरेशन धारा फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली I इंटू लैम्डा के गुणनफल पे निर्भर करती है। अब तुम बताओ कि इस बार आपतित प्रकाश का कलर या तरंग दैर्ध्य तो समान रखा है, तरंग दैर्ध्य समान रखा है, इससे अब सैचुरेशन धारा केवल तीव्रता पे निर्भर करेगी। बस हमने तीव्रता बढ़ाई है तो सैचुरेशन धारा भी बढ़ेगी। मतलब सेकेंड केस में ग्राफ ऐसा हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा, लेकिन सैचुरेशन धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड केस में ग्राफ ऐसा होगा, तो ये कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देख लेना। फिर अगले क्वेश्चन में देखना, तो देखो इस बार भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और पहले केस में हमने उत्सर्जक प्लेट पर रेड कलर का प्रकाश गिराया है, ठीक है। तब आई और वी के बीच ग्राफ ऐसा आ रहा है। अब हम अगले केस में हम क्या करते हैं कि प्रयोग को रिपीट करते हैं और अगले केस में हम है ना, अगले केस में ये करते हैं कि उत्सर्जक प्लेट पर रेड की जगह वॉयलेट मतलब बैंगनी प्रकाश गिरा रहे हैं। और हमको पता है कि रेड की तुलना में बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है। फिर वही कि सेकेंड केस में उत्सर्जक प्लेट पर रेड की जगह बैंगनी कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो घटा रहे हैं, लेकिन गिरने वाले फोटोन की दर समान रख रहे हैं। मतलब dn फोटोन बाय dt समान रख रहे हैं। तो अब ग्राफ कैसा मॉडिफाई होगा वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, हमको पता है इस ग्राफ में पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा kmax पे निर्भर करता है। मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है, ठीक है? बस तुम आराम से बताओ या तो फीलिंग से बताओ कि रेड की जगह बैंगनी प्रकाश है ना, सॉरी, रेड की जगह बैंगनी प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटा रहे हैं। तुम बताओ
कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटा रहे हैं मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी और फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। अधिकतम गति ऊर्जा बढ़ेगी तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी बढ़ेगा। मतलब पहले ग्राफ अगर -10 से स्टार्ट होता था तो हो सकता है ग्राफ -15 से स्टार्ट हो, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग का परिमाण बढ़ेगा मतलब ग्राफ बड़े नेगेटिव से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा। चलो ये हो गया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हमको पता है इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां खत्म होता है और वो होता है संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट। और हमको पता है कि संतृप्त धारा का आवृत्ति से तो दूर का रिलेशन है, लेकिन संतृप्त धारा गिरने वाले फोटोन की दर पे निर्भर करती है ना। हमको पता है कि संतृप्त धारा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली गिरने वाले फोटोन की दर पे निर्भर करती है। तीव्रता से तो दूर का रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेशन धारा फोटोन गिरने की दर पर निर्भर करती है। बस तुम बताओ, इस बार फोटोन गिरने की दर समान रखी है, साक्षात फोटोन गिरने की दर ही तो दे रखी है। बस इस बार फोटोन गिरने की दर समान रखी है, फोटोन गिरने की दर समान रखी है तो संतृप्त धारा भी समान रहेगी, तो सैचुरेशन करंट समान रहेगी। मतलब अंत पे जाकर के ग्राफ मिल जाएंगे। तो इसको इजीली कर सकते हो। अब देखो, अब वो वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने गलती से शुरू में ले लिया था, वो तीसरे नंबर पे आता है। ये तो तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये खतरनाक है लेकिन इसमें नॉर्मली गलती होती है। तो देख लेना, पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। फिर वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। पहले रेड कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं और उस केस में आई और वी के बीच ग्राफ ऐसा आ रहा है। अब हम प्रयोग को रिपीट करते हैं। तो अगली बार इस उत्सर्जक प्लेट पर रेड की जगह बैंगनी कलर का प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटा रहे हैं, लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता समान रख रहे हैं। पहले फोटोन की दर समान रख रहे थे ना, लेकिन इस बार आपतित प्रकाश की तीव्रता समान रख रहे हैं। अब आई और वी के बीच ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा वो देख, है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बताओ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टॉपिंग विभव, और हमको पता है कि स्टॉपिंग विभव के मैक्स पे निर्भर करता है, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य कलर पे निर्भर करता है। तो बस तुम आराम से बताओ कि रेड की जगह बैंगनी प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब वही आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटा रहे हैं। तरंग दैर्घ्य घटा रहे हैं मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। आवृत्ति बढ़ेगी तो गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। और के मैक्स बढ़ेगा तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी बढ़ेगा। और वही वी स्टॉपिंग का परिमाण बढ़ेगा मतलब पहले ग्राफ जैसे -10 से स्टार्ट होता था तो अब -15 से स्टार्ट होगा, मतलब बड़े नेगेटिव से स्टार्ट होगा, है ना। तो ग्राफ बड़े नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये देख लिया। हम इसी टाइप से सोचते हैं, यही बेस्ट तरीका है। लेकिन तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि के मैक्स कितना होता है, ठीक, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू माइनस साई, या तरंग दैर्घ्य की फॉर्म में एच सी बाय लैम्बडा माइनस साई। बस आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटा रहे हैं तो एच सी बाय लैम्बडा बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा तो वी स्टॉपिंग का परिमाण भी बढ़ेगा। बाकी हमको इसे लॉजिकली सोचना है तो बस पक्का बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग का परिमाण बढ़ेगा तो ग्राफ बड़े नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये तो देख लिया। अब चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमको पता है इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां एंड होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से एंड होता है, और वो होती है संतृप्त धारा, मतलब सैचुरेशन करंट। और मैंने क्लियरली बताया था कि संतृप्त धारा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है। और फोटोन गिरने की दर को आई लैम्डा अपन एच सी बोल सकते हैं ना। मतलब इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सैचुरेशन धारा फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली तीव्रता पे निर्भर करती है, लेकिन नॉट ओनली तीव्रता, एक्चुअली सैचुरेशन धारा आई इंटू लैम्डा के गुणनफल पे निर्भर करती है। बस तुम बताओ, इस बार आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो समान रखी है, फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो समान रखी है लेकिन लैम्डा डिफरेंट है। बस तुम बताओ
इस बार सैचुरेशन धारा I इंटू लैम्डा के गुणनफल पर निर्भर करती है ना, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो समान रखी है, लेकिन तरंग दैर्घ्य घटाया है। तो तुम बताओ, आवृत्ति में क्या बोल गया, सॉरी, बताओ, आपतित प्रकाश की तीव्रता तो समान रखी है, लेकिन तरंग दैर्घ्य घटाया है, तो I इंटू लैम्डा का गुणनफल भी घटेगा, मतलब सैचुरेशन धारा भी घटेगी, और सैचुरेशन धारा घटेगी, इससे ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, है ना। ये सारे इजी। अब देखो इसमें मूर्ख क्या करते हैं, सुन लेना। मूर्ख लोग तो क्या करते हैं, बस आपतित प्रकाश की तीव्रता समान रखिए तो सैचुरेशन धारा भी समान रहेगी, बस इनके दिमाग में तो वही होता है कि सैचुरेशन धारा तीव्रता पे निर्भर करती है, तो बस आपतित प्रकाश की तीव्रता समान है तो गधों टाइप से सैचुरेशन धारा भी समान होगी, इस टाइप से बोलते हैं। ये गलत है। मैंने इसीलिए चमका करके बताया था कि सैचुरेशन धारा नॉट ओनली तीव्रता, एक्चुअली I इंटू लैम्डा के गुणनफल पे निर्भर करती है। हाँ बच्चों, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ऑर्डिनरी सी चीज देख लेते हैं, जो मैंने विकिरण के टाइम पे ही पढ़ाई थी, कि बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश की तीव्रता दूरी r पर कैसे निर्भर करती है, वो देखना है। ये तो मान लेते हैं कि प्रकाश का कोई बिंदु स्रोत या गोलाकार स्रोत है, तो हमको पता है कि प्रकाश का अगर बिंदु स्रोत हो तो अपनी किरणें चारों ओर फैला देगा। बताओ, r दूरी पर एक किरणें गोलाकार भाग से गुजरेंगी, मतलब r दूरी पर एक किरणें कितने क्षेत्रफल से गुजरेंगी, 4πr²। बस r दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी वो देखना है। ये तो मैंने विकिरण में ही बताया था और मॉडर्न फिजिक्स में ही बताया था कि तीव्रता क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल। बस बताओ, स्रोत जिस दर से ऊर्जा निकलेगा उसी दर से r दूरी पर गुजरेगी भी, सही ना। तो तब ऊर्जा गुजरने की दर तो क्या होगी, स्रोत द्वारा ऊर्जा निकालने की दर, और स्रोत द्वारा ऊर्जा निकालने की जो दर होती है उसको पावर बोलते हैं। अपन ये ऊर्जा कुल कितने क्षेत्रफल से गुजर रही है, 4πr²। तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं कि बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये रेडिएशन में भी मैंने बताया था। ठीक है, देखो इसको ऐसे ध्यान रखना यार, इसको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है यार, तुमको पता होगा कि जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती थी, वैसे बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश की भी तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी। ठीक, और अगर रेखीय स्रोत हो तो उसको भी सिमिलरिटी से कर सकते हैं। जैसे बताओ, रेखीय आवेश हो तो फिर विद्युत क्षेत्र 2k λ/r होता है, मतलब रेखीय स्रोत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r पे निर्भर करती है। वैसे प्रकाश के रेखीय स्रोत के कारण प्रकाश की भी तीव्रता 1/r पे निर्भर करेगी। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश का कोई स्रोत बल्ब जैसा बिंदु स्रोत नहीं, उसकी जगह ट्यूबलाइट जैसा कोई रेखीय स्रोत है, तो उसके कारण प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। तो सिमिलरिटी से याद रखना। तो लास्ट बार बोला कि जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r², वैसे ही प्रकाश के बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश की भी तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। और अगर बिंदु की जगह रेखीय स्रोत हो तो तीव्रता फिर प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी। लेकिन अपने बिंदु स्रोत का यूज होता है, तो याद रखना कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वैसे प्रकाश का बिंदु स्रोत है तो उसके कारण प्रकाश की तीव्रता भी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब बिंदु आवेश की दूरी अगर डबल कर दें तो तीव्रता 1/डबल का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगी। और बिंदु स्रोत की दूरी अगर 3 गुना कर दें तो तीव्रता 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 गुना हो जाएगी। या अगर बिंदु स्रोत की दूरी 1/3 कर दें तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/1/3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना हो जाएगी। ये तुम इजीली कर सकते हो। बस अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, देख लेना। कोई मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, एक मणि प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत का यूज कर रहे हैं, है ना। कोई उत्सर्जक प्लेट पर जो प्रकाश गिरा रहे हैं किसी बिंदु स्रोत द्वारा गिरा रहे हैं, और शुरू में आई और वी के बीच ग्राफ इस टाइप का आ रहा है। अब अगले केस में हम क्या करते हैं कि वही बिंदु स्रोत लेते हैं, लेकिन इस बार बिंदु स्रोत की प्लेट से दूरी 2 गुना कर देते हैं। तो हमको देखना है कि बिंदु स्रोत की प्लेट से दूरी 2 गुना कर देंगे तो अब ये ग्राफ कैसे मॉडिफाई होगा, मतलब स्टॉपिंग विभव और सैचुरेशन धारा कितना गुना किस टाइप से चेंज होगी वो देखना है।
ये तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो इतना तो हमको पता है ना? इतना हमको पता है कि वही बिंदु स्रोत है ना? स्रोत वही है लेकिन उसकी दूरी 2 गुना कर दी है। तुम बताओ कि प्रकाश का स्रोत वही का वही है, इससे आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तरंग-दैर्ध्य तो वही रहेगी। तुम बताओ ना, आवृत्ति या तरंग-दैर्ध्य कोई दूरी पर थोड़ी हो, तो कलर पे निर्भर करता है। तो द स्रोत वही का वही है, तो क्या रेड प्रकाश ग्रीन में कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्रोत वही का वही है, बस दूरी चेंज की है ना। बाकी प्रकाश का स्रोत वही है, स्रोत वही है मतलब प्रकाश का कलर सेम रहेगा, मतलब प्रकाश की आवृत्ति या तरंग-दैर्ध्य तो सेम रहेगा। बस हमने क्या कर दिया है, इस बिंदु स्रोत की दूरी डबल कर दी है। तो बस बिंदु स्रोत की प्लेट से दूरी डबल कर दी है, तो तीव्रता कितना गुना हो जाएगी वो देखना। अभी देखा था हमने कि बिंदु स्रोत के कारण प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर। तो बिंदु स्रोत की प्लेट से दूरी डबल कर दी है, तो तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1 upon डबल स्क्वायर, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता 1/4 हो जाएगी। बस इनके कहने का मतलब ये है, स्रोत वही का वही है, इसलिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तरंग-दैर्ध्य, कलर तो वही रहेगा। बस बिंदु स्रोत की दूरी 2 गुना कर दी है, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/2 गुना का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगी। बस अब ग्राफ कैसे मॉडिफाई होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से, सबसे पहला पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल Kmax पे निर्भर करता है, मतलब इनडायरेक्टली आपतित प्रकाश के आवृत्ति, तरंग-दैर्ध्य या कलर पे निर्भर करता है। तो बस स्रोत वही का वही है, आपतित प्रकाश का कलर या तरंग-दैर्ध्य समान है, कलर या तरंग-दैर्ध्य समान है, मतलब v स्टॉपिंग भी समान रहेगा। मतलब ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट होगा, वो तो पक्का है। अब चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हमको पता है इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ग्राफ जहाँ से एंड होता है वो संतृप्त धारा। और हमको पता है कि सैचुरेशन करंट फोटोन गिरने की दर पे निर्भर करती है, मतलब इनडायरेक्टली तीव्रता पे निर्भर करती है, लेकिन नॉट ओनली तीव्रता, एक्चुअली आई इंटू लैम्डा के गुणनफल पे निर्भर करती है। तो तुम आराम से बताओ, स्रोत वही है मतलब प्रकाश का कलर वही है, मतलब तरंग-दैर्ध्य तो समान है। तरंग-दैर्ध्य समान है, इसलिए इस बार जो सैचुरेशन दर है वो केवल तीव्रता पर ही निर्भर करेगी। बस तुम आराम से बताओ, इस बार बिंदु स्रोत की दूरी डबल कर दिए तो तीव्रता 1/4 हो जाएगी। तीव्रता 1/4 हो जाएगी तो समानुपाती रूप से ये जो सैचुरेशन धारा है वो भी 1/4 हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। संतृप्त धारा 1/4 हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। तो बस इसका आंसर है कि स्रोत वही है, इसलिए प्रकाश का कलर या तरंग-दैर्ध्य वही है, तो v स्टॉपिंग समान, लेकिन स्रोत की दूरी डबल कर देंगे तो तीव्रता 1/4, तो संतृप्त धारा भी 1/4 हो जाएगी। बस ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब तुम शीट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चन है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको पढ़ने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के शीट से क्वेश्चन कर लेना।